हेलो एवरीवन। आज का वीडियो आपके कमेंट्स के ऊपर है, जो कमेंट्स मेरे पास सबसे ज़्यादा आते हैं, और ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। आई नो कि पूरा वीडियो देख पाना कई बार आप लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि ये वीडियो पूरा देखेगा क्योंकि उसकी जर्नी का एक एक पोर्शन मैंने इसमें कवर किया है। हम शुरू करते हैं। आज कौन कौन से क्वेश्चंस मैं कवर करूंगी। नंबर 1, ईशा की स्पीच कौन सी एज में आई थी। नंबर 2, ईशा का कम्युनिकेशन अब कहाँ तक पहुँच गया है। नंबर 3, क्या ईशा हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म के अंडर में आती है। नंबर 4, ईशा क्या अब ऑटिज्म से बाहर है। और नंबर 5, आपने ईशा की स्पीच पे कैसे काम किया। हम इन सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इन क्वेश्चंस में जाने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जानें कि ईशा आज से 6 साल पहले या 6.5 साल पहले कैसी थी। तो ईशा अपने वर्ड में लॉस्ट, बहुत जल्दी कनेक्शंस बिल्ड नहीं होते थे उसके, बहुत सारी स्ट्रीमिंग होती थी, बहुत ज़्यादा रिपीटेटेड बिहेवियर थे और बहुत ज़्यादा फिक्सेशन थे उसकी लाइफ में। ईशा की स्पीच 0 थी, ईशा कुछ नहीं बोलती थी। धीरे धीरे ईशा में जो स्पीच थी, मैं स्पीच नहीं बोलूँगी क्योंकि ईशा अल्फ़ाबेट्स बोलती थी, नंबर्स बोलती थी, लेकिन जब मैं पूछूं कि ये अल्फ़ाबेट कौन सा है तो वो मुझे नहीं बता पाती थी। तो अगर मैं बोलूँ फंक्शनिंग स्पीच की उसकी फंक्शनल लैंग्वेज क्या थी, तो उसकी फंक्शनल लैंग्वेज उस समय नहीं थी। अब मैं शुरू करती हूँ कि फिर उसके बाद हमने क्या किया। हम थेरेपी सेंटर लेके गए ईशा को और वहाँ पर उसकी स्पीच थेरेपी स्टार्ट हुई। उस स्पीच थेरेपी में ईशा सिर्फ रोती थी, सिर्फ रोती थी। वो 40 मिनट मेरे लिए एक एक सेकेंड काटना मुश्किल हो जाता था क्योंकि मुझे कंसिस्टेंटली ईशा का रोना सुनाई पड़ता था। मैं टॉलरेट नहीं कर पाती थी। 1 महीने के बाद मैंने वहाँ पर बात करने की कोशिश करी कि प्लीज़ आप मुझे अलाउ कर दीजिए ईशा के साथ। तो उन्होंने मुझे बोला, मुझे आज भी हंसी आती है, हम आपको अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि हम उसे डोमिनेंस से स्पीच सिखाएंगे। अरे 2.25 साल पर बच्ची को आप क्या डोमिनेंस से सिखाओगे, कितनी छोटी है वो। मैंने उसकी स्पीच डिसकंटिन्यू करवा दी क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि ईशा वहाँ पे कुछ भी रही है। इनफैक्ट उसके अंदर फियर और एंजाइटी बहुत ज़्यादा आ गई थी। सेपरेशन वाली एंजाइटी बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गई थी, इतनी बिल्डअप हो गई थी वो घर में भी मुझे 1 सेकेंड के लिए नहीं छोड़ती थी। मैं वॉशरूम भी उसे लेके जाती थी क्योंकि वो बिल्कुल मुझे नहीं छोड़ती थी, और वहाँ से उसके अंदर डेवलप हो गया था एंजाइटी और फियर। स्पेशली सेपरेशन एंजाइटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई थी। तो मैंने उसकी स्पीच नहीं करवाई, मैंने ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाई क्योंकि वो लोग मुझे अलाउ करते थे अंदर। अब मैं शुरू करती हूँ ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या होता था। ईशा को छोटे छोटे टास्क दिए जाते थे, उसकी फाइन मोटर स्किल्स और उसकी मोटर स्किल्स पे काम किया जाता था। मैं बता दूं कि ईशा के जो डेवलपमेंटल डिलेज थे वो इतने ज़्यादा डेवलपमेंटल डिलेज थे कि उसकी जो बेसिक क्राउलिंग होता है वो उसका नहीं आया था। जो लेट करके बैठना होता है वो उसका बहुत डिलेड था। वो चलना सीख गई, लेकिन अगर वो लेट जाती थी तो उससे वो उठ के बैठ नहीं पाती थी। उसका फिंगर पॉइंटिंग लगभग आया है 2.5 साल में या 2.25 साल में। तो उसका हर माइलस्टोन बहुत डिलेड था, और जिनके माइलस्टोन्स बहुत डिलेड होते हैं उनकी स्पीच भी डिलेड होती है, ऐसे फैक्ट्स बोलते हैं। तो जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती थी वो उसकी उन सब चीज़ों पे, उसके स्किल्स पे काम करते थे, जिसने उसको काफ़ी कुछ चीज़ों पे वर्क किया था उसकी। और मैं कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाती थी ऑक्यूपेशनल थेरेपी के पास क्योंकि एज अ पेरेंट हम सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करते हैं, स्पीच पे। हमें रियली एक्चुअली में पता नहीं चलता है कि मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल का भी कोई रोल होता है। बट धीरे धीरे मुझे एज के साथ ये चीज़ों का आइडिया आया कि जब फाइन मोटर स्किल्स और हम मोटर स्किल्स पे, ग्रॉस मोटर स्किल्स पे काम करते हैं तो बच्चे की स्पीच भी इम्प्रूव होती है। मैं एक दिन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास, मैं फ्रस्ट्रेट हो गई। मैंने बोला ये कभी लाइफ में बोलेगी क्या। एक ऐसी चीज़ थी जो ईशा की जर्नी में हुई थी और जिस चीज़ ने मुझे मेरे अंदर तक की चीज़ को हिला दिया था। ईशा की अलमारी में हाथ फंस गया था ड्रॉर के बीच में, और उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकला। उसके हाथ से खून खून निकल गया। चिल्ला भी नहीं पाई। ईशा उस समय 3.5 साल की थी। मुझे लगा क्या होगा, क्या करेगी ये लाइफ में।
ऐसा ही हादसा एक बार और हुआ। ये कार में बैठी थी और इसका हाथ कार के दरवाजे और उसके बीच में दब गया। कुछ नहीं बोली, कोई रिएक्शन नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या होगा मेरे साथ, कैसे इसको मैं बड़ा करूंगी। एंड देन ये सारे क्वेश्चंस मैं अपने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से डिस्कस करती थी और मुझसे बोलती थी कि दिन में तुम कितने क्वेश्चन पूछ लेती हो, कितना काम कर देती हो। कभी कभी आपको ना लाइफ में चैलेंज करने वाला इंसान भी बहुत ज़रूरी होता है। उन्होंने बोला 100 क्वेश्चन पूछ के देखो ज़रा एक दिन में, देखो क्या इम्प्रूवमेंट होता है। मैंने कहा चलो ये भी सही है, ये भी करके देख लेते हैं। मैंने उससे डेली 100 क्वेश्चन पूछे, काउंट करके 100 क्वेश्चन पूछे। मैं रोज़ उसे नहलाने लेके जाती थी, नहलाती थी तो उससे बोलती थी, ईशा इसे बकेट बोलते हैं, इसे मग बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ये क्या है? नो आंसर। मैं रोज उतने ही एंथू से उससे वो सेम क्वेश्चन रोज 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 पूछती थी। एक दिन ईशा ने धीरे से आवाज में बोला, बकेट। सब कुछ रुक गया। इतना अमेजिंग फीलिंग था वो। मेरे पूछने पर उसने बकेट बोला। वो मोमेंट आज भी मेरी आंखों के सामने घूमता है। एंड इट वॉज द बेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ। उसके बाद मैंने ईशा से जब भी जो पूछा उसने मुझे सब कुछ बताया। पैरेलली ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ईशा का मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स पे काम हो रहा था, साथ में उसकी सकिंग और ब्लोइंग पे काम हो रहा था और मैं घर पे हमेशा उस पर इन चीज़ों पे काम करती रहती थी। अब मैंने उसके लिए एक स्पीच थेरेपी सेंटर ढूंढना शुरू किया जो उसको कहीं ना कहीं हेल्प कर सके स्पीच में, लेकिन मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो डर के साथ कोई भी चीज़ सीखे। तो थैंकफुली मुझे एक सेंटर मिला जिन्होंने मुझे अलाउ किया एज अ मदर, क्योंकि मैंने उनसे बोला था आपको जो करना है आप करो मेरे बच्चे के साथ, लेकिन उसके सामने मैं बैठूंगी ना तो वो सब आपसे लर्न करेगी, उसकी बहुत एंजाइटीज़ होती हैं। तो उन्होंने मुझे अलाउ किया। मैं ईशा को उस समय कोई आई कांटेक्ट नहीं देती थी, ईशा के सामने सिर्फ मैं बैठी रहती थी और उन्हें जो करना होता था वो करते थे। धीरे धीरे ईशा का स्पीच थेरेपिस्ट के साथ एक रेपो बन गया और ईशा ने उससे थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू कर दिया। उसने उसके यस और नो पे काम करवाया, उन्होंने उसके 2 वर्ड को जोड़ करके सेंटेंस पे काम करवाया और ईशा ने वो अच्छे से सीखा। अब ईशा 6 साल की हो गई थी और मुझे उसको स्कूल के लिए रेडी करना था, तो मुझे उसे बेसिक कम्युनिकेशन घर पे सिखानी थी। हर चीज़ की शुरुआत घर से होती है। अगर बच्चा घर पे बोल पा रहा है तो बच्चा 50% बाहर एटलीस्ट बोलेगा। तो मैंने उसे घर पे सिखाना शुरू किया। अगर तुम्हें खाना चाहिए तो बोलो खाना दो, अगर तुम्हें पानी चाहिए तो बोलो पानी दो, अगर तुम्हें वॉशरूम जाना है तो बोलो वॉशरूम। इस तरीके से ईशा को मैंने घर पे ट्रेन किया ताकि वो अपनी नीड्स किसी के साथ भी शेयर कर सके या बता सके। फिर मैंने इसके स्कूल में पूछा कि क्या ईशा आपको बताती है कि उसे खाना चाहिए, पानी चाहिए, वॉशरूम जाना है? तो टीचर बोलती थी हमें तो नहीं बताती है, क्योंकि हमें बताने का मतलब क्या होता है, प्रॉपर आई कांटेक्ट दे के बात करना। वो कहीं और देख के बोलती थी वॉशरूम, खाना, पानी। तो टीचर को लगता था बोल रही है, हमसे तो नहीं बोल रही है, लेकिन एक्चुअली मैं बोलती उनसे ही थी। बट आई कांटेक्ट वो तब तक नहीं देती थी जब तक कि उसका जनरलाइजेशन ना हो जाए। जनरलाइजेशन क्या होता है, जब टीचर से उसका जो एक रैपो स्टैब्लिश हो जाएगा तब वो उन्हें आई कांटेक्ट देगी, लेकिन जब तक कि उसका रैपो स्टैब्लिश नहीं हुआ है वो आई कांटेक्ट नहीं देगी। तो मैक्सिमम क्या होता था कि जो उसके क्लास के बच्चे होते थे वो टीचर को जाके बताते थे कि ईशा को वॉशरूम जाना है, ईशा को खाना खाना है, ईशा को पानी चाहिए, क्योंकि वो जब बोलती थी तो बच्चों को सुनाई पड़ जाता था। और बच्चे उसकी थैंकफुली बहुत ही अच्छे बच्चे थे उसकी क्लास के, उन्होंने उसे हर जगह पे हेल्प किया जहाँ पे उसको ज़रूरत होती थी। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सिर्फ इन बच्चों को ना सिखाएं कि सोसाइटी में कैसे रहा जाता है, हम न्यूरोटिपिकल बच्चों को भी सिखाएं कि हमें इन बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए, उनकी नीड्स को कैसे समझना चाहिए। तो ये जो समझने वाली, अंडरस्टैंडिंग वाली फीलिंग है ना, ये दोनों तरफ से होनी चाहिए। तो इस जगह पर उन स्कूल के बच्चों ने ईशा को रियली समझा। जब वो बहुत नहीं बोलती थी
तब बहुत समझा और उन्होंने हर जगह उसकी हेल्प करी। तो थैंकफुली वहाँ पर ईशा बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाते थे क्योंकि बच्चे उसे समझते थे। टीचर समझे ना समझे, पर बच्चे बहुत समझते थे। अब हम आते हैं कि स्कूल में उसकी लैंग्वेज एक नीट बेस उसकी आ गई थी जब वो अपनी प्रेप की क्लास में थी। इसके बाद की जर्नी घर पे ज़्यादा हुई, बाहर कम। अब मैं ईशा को हर जगह हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ सिखाने का ट्राई करती थी। फुल सेंटेंसेस में बात करना, लोगों से इंटरेक्ट करना, सोशल स्किल पे काम करना। कोई बच्चा आपके पास आया, आपको खेलना है तो उससे बोलना कि मैं तुम्हारे साथ खेल लूँ, मैं तुम्हारे साथ एक चीज़ शेयर कर लूँ। हालांकि ईशा इसमें रिस्पॉन्स बहुत लेट देती थी, तब तक दूसरे बच्चे का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता था, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करती थी। तो ईशा के 2 शब्द से क्वेश्चंस तक मैं कैसे आई, ये आपका डिपेंड करता है कि आप कितना बच्चे पे, किस किस सिचुएशन पे कितना काम कर रहे हो। और एक स्पीच थेरेपिस्ट से मैं प्लान लेती रहती थी कि मैं किस चीज़ पे कैसे काम करूँगी, तो उनके प्लान के अकॉर्डिंग मैं घर पे बहुत काम करती थी और पिछले 2 साल से मैं घर पे ही काम कर रही हूँ उसके ऊपर। और धीरे धीरे उसके अंदर जो अवेयरनेस है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो धीरे धीरे उसकी एज के साथ अंडरस्टैंडिंग उसमें आती चली गई। जब एज के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी तो उसकी कहीं ना कहीं लैंग्वेज और कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता चला गया। अब मैं आती हूँ कि ईशा हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म के अंडर में आती है या नहीं। तो ईशा के जो डायग्नोसिस थे वो हर बार चेंज होते थे, ये मैंने कई बार बताया है। वो कोर एसपीडी और एडीएचडी चाइल्ड है और हर एक को लगता था, उसके स्पेशल एजुकेटर, उसके स्कूल, सब में सबको लगता था कि ईशा को लगता था कि ऑटिज्म है। बट कहीं ना कहीं मैं रेडी नहीं थी, तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने बताया था कि मेरे अंदर एक्सेप्टेंस आने में थोड़ा सा डर लगता था मुझे, लेकिन धीरे धीरे मुझ में जब ये एक्सेप्टेंस आई तो सब लोग बोलते थे कि ऑटिज्म है, पता नहीं स्पीच आएगी या नहीं, पता नहीं कितना डेवलपमेंट होगा, कुछ कह नहीं सकते हैं। पिक्चर कुछ भी क्लियर नहीं थी। एंड जब धीरे धीरे ईशा की डेवलपमेंट बढ़ता चला गया तो उसका जो रीसेंट डायग्नोसिस है वो उसको मिला एस्पर्गर। एस्पर्गर हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म होते हैं, जिसमें बोला जाता है कि बच्चे इंटेलेक्चुअली बैलेंस्ड होते हैं बट वो सोशल स्किल और कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं लैक करते हैं, या फिर उनमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, उनको लैंग्वेज में, सोशल स्किल्स में वो बहुत स्मूथनेस नहीं आ पाती है। तो मैं बताऊं, ईशा का डायग्नोसिस चेंज होता चला गया एफर्ट्स के साथ, थेरेपीज के साथ, एज के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ। ये थी ईशा की जर्नी। आज ईशा का कम्युनिकेशन कहाँ है? ईशा का कम्युनिकेशन ऐसा है कि अगर वो चाहे तो वो आपसे सारी बातें कर सकती है और आप चाहो तो वो कुछ नहीं कर सकती। उसकी मर्जी, उसकी विल, उसकी सेल्फ एस्टीम। मैं उसकी मर्जी के अगेंस्ट कुछ नहीं करा सकती। वो चाहेगी तो पढ़ेगी, वो नहीं चाहेगी तो नहीं पढ़ेगी। ये मेरा रीसेंट स्ट्रगल है। मैं उसे अपनी मर्जी से कुछ नहीं सिखा सकती। जब वो रेडी होती है मैं सिर्फ तभी सिखा सकती हूँ। तो अभी मैं उसे कैसे पढ़ाऊंगी, कैसे स्पीच पे आगे लेकर आऊंगी? अब ईशा रिसेंटली सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई, सेल्फ एस्टीम हाई, अटेंशन डिफिशिएंसी है, सेंसरी ओवरलोडेड रहती है, फियर और एंजाइटी भर भर के। मम्मा डांट नहीं सकती, मम्मा बोल नहीं सकती, मम्मा इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकती। मम्मा मुंह बंद है तो काम करूंगी, तुमने कुछ बोला तो मैं कोई काम नहीं करूंगी। मूड बदलते हैं उसके। ड्रामा क्वीन है। काम नहीं करना तो पेट में दर्द है और बाहर घूमने जाना है तो फिट है। झूठ बोलने लगी है। इम्प्रूवमेंट है, बढ़ रही है अपनी पेस पर, जा रही आगे अपनी पेस पर। मैं सिर्फ आज का सोचती हूँ। क्यों सोचूं आज से 10 साल बाद क्या होगा? किसी को नहीं पता आज से 10 साल बाद क्या होगा। मैं सिर्फ आज पे काम करती हूँ। मेरा सिर्फ एक
जिंदगी का उसूल है, सिर्फ आज के बारे में सोचो, आज के लिए जियो, कल किसने देखा है। और ये चीज़ ना मुझे बहुत अंदर तक रिलैक्स कर देती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं क्यों कंपैरिजन करूं, क्यों सोचूं कि वाई मी। आगे बढ़ रही है ना, स्लो स्पीड से बढ़ रही है, कोई बात नहीं, बढ़ तो रही है, इट इज़ ओके। अगर मैं ईशा को उस डायग्नोसिस से एस्पर्गर ले आई हूँ, तो एस्पर्गर से शायद ईशा ऐसी हो जाएगी, कम्युनिकेशन और सोशल स्किल भी थोड़ा थोड़ा सीख जाए। मे बी जो आज वो स्ट्रगल करती वो आगे ना करे, बट मैं कह नहीं सकती कि क्या होगा क्या नहीं। सिर्फ सोच सकती हूँ, सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ, सिर्फ एफर्ट्स डाल सकती हूँ, वो मैं हमेशा डालूंगी। ईशा ऑटिज्म से बाहर है क्या? कोई बच्चा कभी ऑटिज्म से बाहर नहीं होता, फैक्ट है। ऑटिज्म क्या होता है? ब्रेन की वायरिंग ही डिफरेंट है। कैसे बन जाएंगे न्यूरोटिपिकल जब ब्रेन की वायरिंग ही वैसी नहीं है? तो ये हमेशा से अलग थे, हैं और रहेंगे, लेकिन सोसाइटी में क्या दिखाना है और कैसे बिहेव करना है ये हमें सिखाना है। ऑटिज्म से बाहर आना इज नॉट पॉसिबल, बट इंडिपेंडेंट प्राउड वाली लाइफ ये ज़रूर जिएंगे। आई होप मेरी जर्नी आप लोग को कहीं ना कहीं होप दे पाए। आज के लिए इतना, हम फिर मिलेंगे, बाय।